मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मजीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाल सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोलकर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। याद है ना, मैंने कहा था कि वो नारी तुम्हारे मित्र की चेली है। राधा ने मुझे याद दिलाया। कहा तो था, लेकिन उस दिन बात अधूरी रह गई थी। और तुम मेरे किस दोस्त की बात कर रही हो? मैंने वजाहत चाही। वही कुल्टा और कालीदास की चेली है, राधा ने इंकशाफ किया। क्या? लेकिन वो कालीदास को कैसे जानती है? मुझे हैरत हुई। मोहन होना नाज अधिक सुंदर है और तुम देखोगे कि देखते रह जाओगे। और उसकी एक सखी कालीदास की चेली है और उसने उसका मिलन कालीदास से करवाया था। और कालीदास सुंदर कन्याओं को प्रसन्न करता है। उसने थोड़े बहुत जंतर मंत्र उसे भी सिखा दिए हैं और जिनके कारण वो जिसे चाहे उसे अपने बस में कर लेती है। नाइमा का पति भी उसका शिकार है और परंतु इस बार वो अपनी चलतर में सफल ना हो पाएगी। राधा ने तफसील बताई। फिर तो बड़ा मज़ा आएगा और जब वो नाकाम होगी तो तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। मैं तो हर पल तुम्हारे संग होती हूँ मेरे मीत, उसने बड़ी लगावट से कहा। और देखना कहीं इस बार भी तुम्हारा कोई काम ना याद आ जाए और मैं गरीब नाकाम होकर शर्मिंदा हो जाऊं। मैंने उसे छेड़ा। अब ऐसा ना होगा मोहन, और इस समय भी मैं किसी कारण ना आई थी और दूजे मैं जान गई थी कि तुम्हारा वो मित्र पहुंच जाएगा। और यदि ऐसा ना होता तो मैं मंडल तोड़कर भी तुम्हारे पास पहुंच जाती, उसने कहा। और मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मैंने हंसकर कहा। और उससे बातें करते वक्त का पता ही ना चलता था। और घर आकर मैंने साइमा को बताया कि कल सुबह 8 बजे वक्त की फ़्लाइट है। मैं ममा को फ़ोन करके बताती हूँ और वह खुश बाहर निकल गई। और जब बच्चों को मालूम हुआ कि वह नानों के घर जा रहे हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। और यूं तो मेरी दास्तानें अजीबो गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है और इन सब को बयान करने के लिए हज़ारों सफ़ात भी कम हैं। लेकिन इस वाक़े का तलक चौंका कालीदास के साथ है और कुछ ये दिलचस्प भी है, इसलिए मैं इसे बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। दूसरे दिन 7-10 बजे के करीब हम कराची पहुँच गए और एयरपोर्ट पर ड्राइवर मौजूद था। आधे घंटे के ड्राइवर के बाद हम साइमा के मेके में थे और आंटी हमें देखकर बहुत खुश हुई। और साइमा ने बताया था कि नाइमा की हालत काफ़ी ख़राब है और इस बात का दिल का रोग बना बैठी है। और मैं तो फ़ौरन नाइमा से मिलना चाहता था, लेकिन सास साहबा ने नाश्ता तैयार करवा रखा था। और पेट पूजा के बाद मैं नाइमा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अपने कमरे में है और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। राधा के साथ इस मसले पर बात करना थी। राधा, और एक सुनसान सड़क पर आकर मैंने उसे पुकारा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ प्रीतम। और उसकी मधुर आवाज़ मेरे कानों में आई। क्या इरादा है? उस नारी सपना से नाइमा पर कालीदास से कुछ जंतर मंतर करो कि उसकी हत्या का प्रबंध कर रखा है। और यदि तुम कुछ समय और ना आते तो हो सकता था कि नाइमा इस संसार में ना रहती। मैं बुरी तरह चौंक गया। और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने तेज़ लहजे में कहा। मोहन, मुझे इस बात की जानकारी अभी मिली है, उसने सफाई पेश की। अच्छा ठीक है, अब क्या किया जाए? तुम चिंता ना करो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। हाँ, तुम्हें एक बात और बताती हूँ। और तुम्हारी सासू माँ ने एक पीर भी घर में बिठा रखा है और आजकल वो उसके चरण धो कर पी रही है। उस दुष्ट ने तुम्हारी सासू माँ को वचन दिया है कि वह थोड़े ही दिनों में सब ठीक कर लेगा। और राधा ने मुझे एक दिलचस्प बात बताई। और क्या वह कुछ इल्म जानता है? मुझे तजस्सुस हुआ। बस 2-4 जंतर मंत्र किसी से सीख लिए हैं और उसी से लोगों की बुद्धि नष्ट करता रहता है और बहुत पापी है। और उसकी नज़र तुम्हारी साली पर है और वो उसका बलात्कार करना चाहता है। और राधा की बात सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया। कहाँ है वो कमीना? मैंने गुस्से से पूछा।
उसी घर में कोठा पकड़कर धोनी रुमाए बैठा है। ठीक है, जैसे तुम कहती हो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मेरे पास ही रहना, और मुझे इन कामों का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। तुम बेफिक्र रहो और मैं हर पल तुम्हारे संग रहूँगी। जैसे मैं कहती जाऊं वैसे करते जाना, और फिर देखना कि मैं कैसा चमत्कार दिखाती हूं। और राधा ने हंसकर कहा। अब इस काम में मेरी दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। राधा, और मैं सैमा को क्या बताऊंगा? और अचानक ख्याल के तहत मैंने पूछा, कह देना कि तुमने अपने मित्र के पिता से कुछ न कुछ सीख लिया है। और राधा ने मुझे मशवरा दिया। हाँ, ये बेहतर है। और मैं मुतमिन होकर घर में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में साइमा अपनी माँ के साथ सर जोड़े बैठी थी और बच्चे खाना खाकर सो गए थे। नाइमा इस समय उस पीर के पास उस कोठे में बैठी हुई थी और राधा ने मेरे कान में सरगोशी की, नाइमा कहाँ है? और मैंने बैठे हुए साइमा से पूछा। वो नहा रही है, आंटी ने बमुश्किल बहाना गढ़ा और मैं उनके पास बैठ गया। आंटी, बैंक में मेरे एक मातहत हैं मुझे मोहम्मद शरीफ, और उनके वालिद मोहतरम साहब करामत बुजुर्ग थे और मुझ पर ख़ास शफकत फरमाया करते। अपनी वफात से कुछ अरसा पहले उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, और जो औरत शर्जील को रिझाए बैठी है मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, और वो एक फाशा है और सपना नाम है उसका। उसने नामा पर काला जादू करवा रखा है, और अगर उसका बाकायदा और फौरी इलाज ना किया गया तो खुदा न ख्वास्ता उसकी जान को खतरा है। और आंटी के लिए तो मेरी बातें ताज्जुब खेद होना ही थी, लेकिन साइमा भी हैरत से मुँह खोले मेरी तरफ देख रही थी। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त नाइमा एक इस झूठे पीर के कमरे में है और वो एक फराड शख्स है, और सपना ने शर्जील को भी जादू के ज़ोर से अपना गुलाम बना रखा है। फारूक, और आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि आप इतना कुछ जानते हैं। और साइमा की आवाज़ में शिकवा भी था और खुशी भी। आंटी, आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ ना, और सब कुछ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और मैंने उन्हें तसल्ली दी। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, और ना जाने मेरे घर में खुशियों को किसकी नज़र खा गई। और आंटी ने आंसू पूछे। आप दुआ करें और देखें क्या होता है, और मैं ज़रा इस डब्बे पीर की खबर लूँ। और मैंने उठते हुए कहा, फ़ारूक, मैं भी आऊँ? और साइमा ने झिझकते हुए पूछा, और मैं भी इनकार करने ही वाला था कि राधा ने मुझे साइमा को साथ ले जाने का मशवरा दिया। ठीक है, आ जाओ। और फिर आंटी से पूछा कि जावेद कहाँ है? अपने कमरे में, और वो बेचारा भी सख्त परेशान है। उन्होंने बताया। उसे भी बुला लें, मैंने कहा, और साइमा जल्दी से जाकर उसे भी बुलाकर ले आई। हम तीनों चलते हुए उस कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचे, और जहां वह झूठा पीर ठहरा हुआ था, और साइमा ने आंटी को बच्चों के पास ठहरने के लिए कह दिया। साइमा बिल्कुल मेरे पास थी, और वरना मैं राधा से अंदर की पोजीशन पूछना चाहता था, और मैं सोच ही रहा था कि राधा की आवाज़ आई, प्रेम, दरवाज़ा बंद है, और पहले मुझे खोल लेने दो, और अंदर जो कुछ हो रहा है उसे तुम खुद देखो तो बेहतर है। और वो मेरे दिल की बात जान गई थी, और मैंने दरवाजे को हाथ लगाया। वो अंदर से बंद था, और साइमा का माथा भी ठनका। मैंने यूं ही डोर रोप डालने के लिए मुंह में कुछ पड़ा और दरवाजे की तरफ फूंक दिया, और फिर दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। और सब कुछ साइमा के लिए नहायत हैरान कौन था। मैंने राधा की हिदायत के मुताबिक अपनी अदाकारी जारी रखी, और ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गया। साइमा और जावेद मेरे पीछे पीछे थे, और कमरे में तकरीबन अंधेरा था। बड़ी मशहूर कुन खुशबू याद फैली हुई थी, और वो पीर फरोतत इस वक्त नाइमा पर झुका हुआ था, और जो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बुरी तरह उछला, और उसके गुमान में भी ना था कि कोई उसकी खिलवत में मुदाखलत का मर्तकब हो सकता है। और दूसरा, उसने दरवाजे को अंदर से चटखनी लगाकर बंद कर रखा था। साइमा ने जल्दी से लाइट जला दी, और जिसका बटन दरवाजे के साथ ही था, और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। और मेरे सामने ही वो लांती खड़ा था, और उसका हुलिया रवायती आमलों और पीरों जैसा था। लंबा सा सब्ज़ रंग का चोगा उसने पहन रखा था, और बड़े बड़े बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो किसी सांड की तरह पला हुआ था, और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी, और उसके हाथ में किसी जानवर की लंबी सी हड्डी थी, और जिसे वो गालबन नाइमा के जिस्म पर फेर रहा था। वो तेजी से मुड़ा, और हम सब को देखकर उसका चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन शैतान सिफत आदमी था, और फौरन अपने तासरात छुपा कर गरजा, किसकी इजाज़त से तुम लोग अंदर दाखिल हुए हो? और मैंने कहा नहीं था कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर ना आए। और उसके मुंह से कफ उड़ने लगा। सबके चेहरे पर नज़र डालकर उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। और जावेद को तो वो जानता होगा, क्योंकि बकौले राधा कि वो कई दिन से यहाँ डेरा लगाए बैठा था, और मैं और साइमा उसके लिए अजनबी थे। और उसकी लाल आंखें
अंगारा आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। कौन है तू? उसने गर्ज कर पूछा। या हजरत, मैं जावेद का बहनाई हूँ और मैंने यूं ज़ाहिर किया जैसे मैं उससे बुरी तरह खौफजदा हो गया हूँ। लेकिन यहाँ क्यों आ गया है मरदूद? और क्या तू नहीं जानता कि इस बच्ची पर सख्त जादू हुआ है और हम इसका उतारा कर रहे हैं? और तूने जुर्रात कैसे की और हमारी इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल होने की? वो गज़बनाक होकर धाड़ा और सैमा हैरत से मेरी तरफ देख रही थी और कहाँ तो मैं उसकी मम्मा के सामने उसे झूठा और फरेबी पीर कह रहा था और अब खौफ से मेरा बुरा हाल था। लेकिन मैं बिल्कुल राधा की हदायत के मुताबिक अमल कर रहा था। अगर नहीं गया तो फिर आप क्या करेंगे जनाब? मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन का इलाज हो? और वह जवेद की तरफ मुड़ा। मैं क्या वो बेचारा बुरी तरह गड़बड़ा गया और मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश किया और अपनी नजरें पीर पर जमा दी। अच्छा, अब मैं समझा कि तू भी दुश्मनों से मिला हुआ है। ठहर और अभी बताता हूँ। उसने आंखें बंद करके कुछ बदबदाना शुरू कर दिया और फिर बड़ी बड़ी मक्कारी से बड़ी आंखों से खोल कर बोला। अब समझा, तू है वो आस्तीन का सांप और जिस ताली में खाता है उसी में छेद करता है और इस बच्ची के शोर से मिला हुआ है और उस पर जादू करवाने में इसका भी हाथ है। और पीर ने बड़े पुरजलाल लहजे में इंकशाफ किया और उसका मुखातब जावेद था। साइमा जो मुंह खोले ये सब कुछ सुन रही थी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बकवास बंद कर उल्लू के पट्टे। और अचानक वो गरजी और मुझ पर इल्ज़ाम तो वो किसी सूरत बर्दाश्त न कर सकती थी। फारूक, तू नाइमा को अपनी छोटी बहन समझते हैं और मुझे तो तू जाली पी लगता है। और अगर तो कोई अल्लाह वाला होता तो इस तरह झूठी बकवास न करता। उसने अदब अदाब बलाए ताक रखते हुए पीर को लताड़ कर रख दिया और पीर की आंखें लाल अंगारा हो गई और उसने कहर आलूद नज़रों से नज़र साइमा पर डाली। तू जानती है कि किसके सामने ज़ुबान दराजी कर रही है और क्यों अपनी आकबत खराब करती है? बेवकूफ़, इस बदकार ने तुझ पर भी जादू करवा रखा है और जिसकी वजह से तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर ऐबों को पर्दा पोशी का हुक्म ना होता तो मैं अभी इससे लाइन के काले करतूत तुझे दिखा देता। और वह मुंह से कफ उड़ाता वह गुस्से में गरज रहा था। करतूत तो तेरे भी गंदे हैं। और क्या इस्लाम में यह जायज़ है कि किसी नौजवान गैर महरम लड़की को बंद कमरे में रख कर जादू का इलाज किया जाए? और ये तू किस किस्म का इलाज कर रहा है? और साइमा मेरे मारे में इसकी बकवास सुनकर हत्थे से ही उखड़ गई और मैं खामोश खड़ा उन दोनों की बहस सुन रहा था क्योंकि राधा खामोश थी। और तू मुझे बदकार कह रही है और तुझ पर खुदा का अजाब नादल होगा। और वह मजीद गज़बनाक हो गया। ठहर, मैं तेरी गज़ भर की ज़ुबान अभी बंद करता हूँ। और उसके मस्करू होंठ तेरी से हिलने लगे। अब खामोश रहना मुनासिब नहीं मोहन। आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दो। और राधा ने मुझे हदायत दी। वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था और उसके गुमान में भी ना था कि उसके साथ ये सलूक भी हो सकता है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वो तो तिवरा कर पीछे की तरफ जा गिरा और उसकी आंखें हैरत से फट गईं। और इससे पहले कि उठकर खड़ा होता मैंने गरज कर कहा, बहुत सुन ली तेरी बकवास और तू किस गंदी नाली का कीड़ा है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और वो बल आकर खड़ा हो गया और उसका चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया था। कद उसका तकरीबन मेरे बराबर था, लेकिन वो खवाब खूब पला हुआ था। और उसने वो हड्डी जो हाथ में पकड़ी हुई थी मेरी तरफ की। अपना दाएं हाथ आगे बढ़ पढ़कर मुंह हिलाना शुरू कर दो। और राधा की दूसरी हदायत आई और मैंने हर्फ बहर्फ अमल किया और हड्डी यक बेक रस्सी में तब्दील होकर उसके दोनों हाथों के साथ यूं लिपट गई जैसे किसी ने उसके हाथ बांध दिए हों। और उसके चेहरे पर अजियत के आसार छा गए और रस्सी उसके हाथों के गिर्द खुद ब खुद कसी जा रही थी। और पहले तो वो उसका तोड़ करने की फिक्र में रहा, लेकिन उसने देख लिया कि यह मुमकिन नहीं, तो वह बुरी तरह बौखला गया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट रेंग आई। अब क्या ख्याल है आपका अपने बारे में जनाबे अली? और मैंने तंदिया अंदाज में कहा, तो तू ठीक कह नहीं कर रहा और अभी तू बाज आ जाओ और मुझे खुदा का खौफ है, वरना अभी तुझे बताता कि अल्लाह वालों के साथ बदतमीज़ी करने की क्या सज़ा होती है। उसने अपनी खुद ही बुलंद करने की कोशिश की। मोहन, अपना हाथ का रुख उसके पैरों की तरफ करके झटक दो, राधा ने कहा। और मैंने इस बार भी उसकी बात पर अमल किया और हवा में एक रस्सी नमूदार हुई और उसके पैरों से लिपट गई। उसके हाथ पांव बंध चुके थे और पैर छुड़ाने के लिए जोर लगाने पर वह धड़ाम से नीचे आन गिरा। उसका सर जोर से साइड टेबल के किनारे से टकराया और खून का एक फवारा सा उबल पड़ा। हाय, मैं मर गया। और वो अजियत से चीखा। अचानक राधा अपनी जगह से आगे बढ़ी और उस मोटे पीर को गर्दन से पकड़कर हवा में मुअल्लक कर दिया और उसका हाथ दराज हो गया था। और पीर को हवा में मुअल्लक देखकर साइमा और जावेद की आंखें हैरत से फैल गईं।
नाजुक बदन राधा ने उसे एक हाथ में लटका रखा था और वह हवा में लटका हाथ पांव मारने के साथ साथ बाकायदा चीख रहा था। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगा, और मेहरबानी करो मेरे ऊपर तरस खाओ, और मैं बूढ़ा आदमी हूं, मर जाऊंगा, और खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी और घर के नौकर उसकी चीखें सुनकर कमरे के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए, और जब उन्होंने ये मंजर देखा तो चीखते हुए भाग गए। और पीर की गर्दन के गिर्द राधा के हाथ का हल्का तंग हो रहा था और उसकी आंखें बाहर को बुल आई थीं। मैं शशोपन में पड़ गया और मुझे खतरा था कि थोड़ी देर और वो मोटा लाइन उसी हालत में लटका रहा तो मर जाएगा, और ये बात साइमा के घर वालों के लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। और मैंने राधा की तरफ देखकर उसे इशारा किया कि वो उसे छोड़ दे। राधा ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो वह सांड धड़ाम से जमीन पर गिर गया और गला दबने की वजह से वह बुरी तरह खांस रहा था और दोनों हाथ गले पर रखे वो ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। मोहन, इसने तुम्हारी सासू माँ से 2 लाख रुपया बटोर रखा है, राधा ने इंकशाफ किया। हरामजादे, अब बता कि कौन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और इन शरीफ लोगों से 2 लाख लेकर तेरा गंदा नफस नहीं भरा था जो इस मासूम लड़की की इज्जत के दर पे हो रहा था। मैंने गर्ज कर कहा, मम्मा मुझे माफ़ कर दो उस्ताद जी, और आइंदा मैं कभी भूल कर भी इधर का रुख नहीं करूँगा, और मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। और वो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया। जब तू शैतान बना और उसकी इज्जत खराब करने चला था और उस वक़्त तुझे खुदा याद न आया, अब मुझे अल्लाह के वास्ते दे रहा है, और तुझे माफ़ करना तो इंसानियत के साथ जुल्म करने के मुतरादफ है, और तुझे तेरे की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, और उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गईं। राधा मेरा इशारा समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने अपना नाजुक हाथ पीर की तरफ करके झटक दिया और अचानक उसके मुंह से जाग निकलने लगा और हाथ पांव ईंट गए और जिस्म फड़कने लगा और तकलीफ से उसके मुंह से कराहें निकल रही थीं। फारूक, बस करें, इसे छोड़ दें और ये कहीं बदबख्त मर ही ना जाए। और नरम दिल साइमा ने जब उस बदकार की ये हालत देखी तो उसे तरस आ गया और उसका सांस उखड़ने लगा था। मैंने राधा की तरफ देखा और उसने दोबारा अपना हाथ उसकी तरफ करके झटक दिया। तकलीफ व अजियत से बिगड़ता उस मनहूस का चेहरा तेजी के साथ बहाल होने लगा और वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। अब वो मल्तकी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था, और अगर कोई जावेद से यह कहता कि कल क़यामत आ जाएगी तो शायद वो इतना हैरान ना होता और जितना वो इस वक्त नज़र आ रहा था, और बात थी भी हैरान कुन। अब क्या ख्याल है तेरा अपने बारे में? और मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। उस्ताद, मुझे माफ़ कर दो, और मैं आज से इन काबों से तौबा करता हूँ और आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगा। मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पाल लूँगा। और वो 1 मिनट में सीधा हो गया था। और इसी वजह से तेरी जान बख्शी हुई है कि तेरे मासूम बच्चे हैं, वरना दिल तो ये चाहता है कि तुझे कब्र में उतार दूँ। मैंने नफरत से कहा। खड़ा हो जा और अभी जाकर वो रकम लेकर आ जा जो तूने इन शरीफ लोगों से हथियाई है। बहुत बेहतर जनाब, और मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। और वह जल्दी से खड़ा हो गया। सुन, और अगर इस बार तूने धोखा दिया तो फिर रोए ज़मीन पर तुझे बचाने वाला कोई ना होगा, और अल्लाह ताला भी जालिमों का साथ नहीं देता। सुन लिया? और मैंने कड़क कर कहा। जी हाँ, अभी लाता हूँ रकम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। और वह बुरी तरह खौफजदा हो गया। अब दफ़ा हो जा। और मैंने हकारत से कहा, और वह यूं कमरे से भागा जैसे 1 लम्हे की ताख़ीर भी हुई तो मैं अपना फ़ैसला बदल दूंगा। पानी मंगवा कर उसे नैमा पर छिड़क दो और ये होश में आ जाएगी, राधा ने कहा। और मैंने जावेद को पानी लाने के लिए कहा, और उसके जाते ही साइमा मेरे साथ लिपट गई। फारूक, मैं सोच भी न सकती थी कि आपने इतना कुछ सीख लिया होगा। और वह खुशी से भरपूर लहजे में बोली, मैंने ये सब कुछ तुमसे इसलिए पोशीदा रखा था कि मेरे उस्ताद साहब का हुक्म था कि मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। और जावेद के कदमों की चाप सुनाई दी और वह फ़ौरन मुझसे दूर हो गई। और मैंने पानी का गिलास लेकर उस पर फूंक मारी और नईमा पर छिड़क दिया। वो यकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी और आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगी। और फिर जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसे पास पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हो गया था? उसकी आवाज़ में नकाहत थी और वो बुरी तरह सहमी हुई थी। कुछ नहीं मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और साइमा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। और नईमा के कमरे में जाना है, मैंने जवैद से कहा। और नईमा तुम भी आ जाओ। और इस बार मेरा मुखातब नईमा थी। सब कुछ मैं राधा की हिदायत के मुताबिक कर रहा था। और थोड़ी देर बाद हम उस कमरे में थे जो नईमा के लिए मखसूस था, और वह जब भी मेके आती यहीं ठहरती।
प्रेम और नैमा के बिस्तर के पास खड़े हो जाओ और बाकी लोगों को एक तरफ बैठने के लिए कह दो। नाइमा को सोफे पर बिठा दो और तुम लोग सामने दूसरे सोफे पर बैठ जाओ। और उस सब ने मेरी हदायत पर अमल किया। मैं बेड के पास खड़ा हो गया और अब मैं राधा की अगली हदायत का मुंतज़िर था। उस सारे वक्त में वह दूसरों की नज़र से ओझल मेरे साथ खड़ी रही और राधा ने आगे बढ़कर बेड की चादर हटाई और फिर मैट्रिक्स को एक कोने से पकड़कर बेड से नीचे फेंक दिया। और ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था क्योंकि राधा तो नज़रों से उजल थी और मैट्रेस के नीचे लकड़ी का फट्टा था और उसके ऊपर 4 कीले, 2 तावीज़ और एक गेंडे का खुश्क फूल पड़ा था। और राधा ने सब चीज़ों को उठाया और मेरे हाथ पर रख दिया। तीनों बहन भाई हैरत से मुंह खोले सब कुछ देख रहे थे जो खुद ब खुद हो रहा था। और ये सब चीज़ें हवा में तैरती हुई मेरे हाथ पर आकर टिक गईं। एक प्याले में दूध मंगवाकर ये सब कुछ उसमें डाल दो, राधा ने कहा। और मैंने जावेद को प्याली में दूध लाने के लिए कहा। दूध आने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें उसमें डाल दी और प्याली में ऐसी आवाज़ उभरी जैसे जिस तरह कोई गर्म तपती हुई चीज़ दूध में डाल दी जाए। और साथ ही साथ धुआं भी निकला और उधर नैमा बैठे बैठे लहराई और सोफे पर गिर गई और सब के साथ मैं भी चौंक गया। चिंता न करो प्रेम, यह अभी होश में आ जाएगी। साइमा और जावेद जल्दी से उसकी तरफ लपके और मैंने उन्हें इशारे से रोक दिया और ऐसे ही अपना हाथ नैमा की तरफ झटक दिया। पक्के पिंडत बनते जा रहे हो। राधा की मधुर हंसी मेरे कान में पड़ी और मुझे बड़े जोर की हंसी आई और जिसे मैंने होंठों में दबा लिया। और 1-2 मिनट के बाद नैमा ने आंखें खोलकर देखा और फिर जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर बशाशत थी और साइमा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। और चंदा अब तबीयत कैसी है? बाजी, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सर पर मनोबोझ था जो यकदम उतर गया और अब मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। इंशाल्लाह मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साइमा ने उसे तसल्ली दी। लेकिन बाजी, ये सब क्या था? और मैं तो पीर साहब के पास थी और उन्होंने मुझे कहा था कि लेट कर आंखें बंद कर लूं और मैंने उनकी हदायत के मुताबिक अमल किया था और फिर मुझे कोई होश ना रहा। और ये मेरे बेड के मैट्रेस के नीचे से क्या निकला था? ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तुम अपने भाई जान का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने अल्लाह ताला की कलाम से तुम्हारा इलाज किया। और किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रखा था। और साइमा ने मेरे पास आकर आहिस्ता से पूछा, अभी तो सिर्फ नैमा पर से जादू का ख़त्म हुआ है लेकिन शर्जील का बाकी है और उसे भी जादू के ज़ोर से नैमा से जुदा किया गया है और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी। चलो उठो और नहाकर फ्रेश हो जाओ। और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। साइमा ने प्यार से नैमा को डांटा और हम सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। साइमा ने मुलाजमा को चाय बनाने को कहा और जिसका नाम गौरी था। उस मुलाजमा का जिक्र मैं बतौर ख़ास करूँगा। और उम्र उसकी बेमुश्किल 20 साल होगी। लंबा कद, सांवला रंग और उस पर गज़ब के तीखे नकूश, बड़ी बड़ी बनूर सी आँखें और घने स्याह बाल जो घुटनों से नीचे आते थे। और जवानी उस पर टूट कर आई थी और उसका ताल्लुक खाना बदोशों के कबीले से था। और उस इलाके के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था। एक बार उसके कबीले वाले यहाँ आकर ठहरे और ये भीख मांगने आई और नैमा ने उसको देखा तो पूछा, मेरे घर नौकरी करोगी? उसने इस बात में सर हिला दिया। और जब उसके घर वालों को बुलाकर बात की गई तो वह किसी तौर पर राज़ी ना हुए। उधर नैमा ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उसे अपने साथ रखूंगी। और उस वक़्त गोरी की उम्र 13-14 साल थी। सुसन ने भारी रकम और डरा धमका कर उसे उसके वालदैन से ले लिया और शक्ल सूरत से वो किसी तौर उनकी औलाद न लगती। शायद खाना बदोशों ने उसे कहीं से अगवा किया था। बहरहाल वो किसी गंदे खून की पैदावार थी और आजकल सपना की आलाकार बनी हुई थी। शर्जील पर बुरी तरह आशक थी लेकिन नाइमा के खौफ से अपने जज्बात दिल में छुपाए रखती। और सपना ने उसे हीला दे रखा था कि अगर तुम मेरी मदद करो तो जब शर्जील मुझसे शादी कर लेगा तो तुम बेशक उससे प्यार मोहब्बत करती रहना। सपना चौंका खुद तवाफ़ज़ादी थी, इसलिए उसे इस किस्म की बेगैरती की तवक्का की जा सकती थी। और गोरी जब चाय लेकर आई तो मैंने महसूस किया कि वो बार बार किन अखियों से मेरी तरफ देखती और कभी शामी कबाब और कभी कोई और डिश मेरे सामने रखकर बड़ी अदा से कहती, साहब जी ये कबाब खाएं और मैंने बनाए हैं, बड़े लजीज हैं। और इस घर में आकर उसने रंग रूप भी खूब निकाल लिया था और साइमा ने भी उसकी हरकत नोट कर ली थी और उसकी सही पेशानी पर शिकने नमूदार हो गईं। ठीक है गोरी, तुम जाओ जाकर खाने का इंतज़ाम करो। और वह मुँह बनाते चली गई। और नैमा के बिस्तर के नीचे से तावीज़ और देगर अमलियात की चीज़ें भी उसी ने लाकर रखी थी और ये सब कुछ सपना की हदायत के मुताबिक किया गया था।
सपना उससे अक्सर कोई ना कोई तावीज़ दे देती और उसे नामा के खाने में मिला दो और ये उसके कहने पर हरफ हरफ अमल करती और सारी तफसील राधा से मालूम हुई। चाय से फारग होकर मैंने साइमा से कहा कि मुझे शर्जील के सिलसिले में कुछ पढ़ाई करना है, तुम बच्चों का संभालना, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। ये कहकर मैं बाहर गया और मैं एक नज़र शर्जील का घर देखना चाहता था और राधा के बकौल वहाँ एक दिलचस्प मार्का होना था। क्या विचार है महाराज? राधा ने शौकी से पुकारा। जो आपकी आज्ञा हो। और मैंने हंसकर उसी अंदाज में जवाब दिया और उसकी मधुर हंसी मेरे कानों में जलतरंग बजा गई। अपने घर पर बात आई है तो कितने व्याकुल हो रहे हो। और उस दासी का कोई ध्यान ही नहीं, वो इठलाकर बोली। और इस वक्त वो नज़रों से उजल थी और मैं उसकी अदाएं और उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव के जरिए महसूस कर रहा था। और शाम का वक्त था, हवा खुशगवार थी। उस इलाके में नारियल के दरख्तों की बहुतायत थी और सड़क के दूर हर कोठी के सामने नारियल के दरख्त थे। सपना को देखोगे? और अचानक राधा की आवाज़ आई। कहाँ है वो? मैं चौंक कर पूछा। वो इस वक्त अपने प्रेमी के घर में उसे प्रेम की शिक्षा दे रही है। और राधा शोक आवाज़ आई। तुमने तो कहा था कि हमें सपना के जरिए उस हरामी कालिदास तक पहुंचना है, याद है ना तुम्हें? और मैंने उसे याद दिलाया। मेरी इच्छा तो यही है कि एक बार वो दुष्ट मंडल से बाहर निकल आए और मैं तुम्हारे चरणों में उस पापी का बलिदान करूं। और राधा दांत पीस कर बोली। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, देखो क्या होता है। और राधा खुद भी उलझी हुई थी। अब क्या इरादा है? तुम सबको लेकर शर्जील के घर पहुंचो और मैं जब तक कुछ प्रबंध करती हूँ। और हाँ, उस गौरी को अवश्य लाना। क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है? मैंने तीखे लहजे में पूछा। ये तुम्हें मैं समय आने पर बताऊंगी। और उसके बाद खामोशी छा गई। मैं घर वापस आ गया और साइमा को एक तरफ बुलाकर सारी सूरत हाल समझाई और वो मुतफक्कर हो गई। अब क्या होगा फारूक? उस जैसी बदकार औरतों के तलकात तो बदमाश किस्म के लोगों से होते हैं और कहीं आपको नुकसान न पहुंच जाए। और उसके माथे पर फिक्र से लकीरें खींची हुई थीं। कि अभी तुम्हें मेरा एतबार नहीं? मैंने शाह की नज़रों से उसकी तरफ देखा। ऐसी बात नहीं फारूक, और ये सब ना भी होता तो मुझे आप पर अपनी जान से भी ज़्यादा एतबार है। बस यूं ही मेरा दिल डोल रहा है। राधा को गालियां देते हुए तो तुम्हें डर नहीं लगा था और मैंने उसे छेड़ा और बेचारे पीर साहब को तो तुमने ऐसा लताड़ा कि बस। और मैंने हंसकर कहा, फारूक, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपको कुछ कहे और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसने ऐसी शक्ल कर बनाकर कहा कि मेरी हंसी छूट गई। लेकिन आपके साथ तो मैं घर चलकर निपटूंगी और आपने मुझे कुछ भी ना बताया और इतना कुछ सीख लिया। उसकी मसनूई खफगी को मैं अच्छी तरह समझता था और आज वह बहुत खुश थी। कहने लगी, फारूक, जब जावेद ने ममा को सब कुछ बताया तो उनका मुंह हैरत से खुला रह गया और हम लान में खड़े बातें कर रहे थे। भाईजान, वही पीर है आपको बुला रहा है। और थोड़ी देर बाद जावेद ने आकर बताया और मैं जल्दी से गया तो वह हाथ में एक शापर पकड़े खड़ा था और मुझे देखते ही उसने बाकायदा झुक कर सलाम किया। और मुझे हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने होंठों में दबा लिया और उसने शापर मेरी तरफ बढ़ाया। जनाब, गिन ले पूरे हैं। और फिर उसने झूले की जेब में हाथ डालकर नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। जनाब, ये मेरी तरफ से अदना सा नजराना है। और उसके चेहरे पर हद दर्जा ताबेदारी थी। मैं तुम्हारी गंदी कमाई में से एक पैसा लेना भी हराम समझता हूँ, मैंने नफरत से कहा। और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और फिर वो लिहाजा से बोला, जनाब, एक गुजारिश है, अगर आप मान लें। जल्दी बक। और मुझे हकीकतन इस किस्म के शख्स से नफरत हो गई थी। अगर आप मुझे अपना शागिर्द बना ले तो, और इससे पहले कि मैं अपना वादा भूल जाऊं, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है और यहाँ से दफ़ा हो जा। और मैं तुझ जैसे गंदे शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता। और ये तो बकवास कर रहा है। उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी थी और उल्टे कदमों भाग गया। और मुझे जावेद की हंसने की आवाज़ आई, जो ना जाने कब मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ था। हमने अभी शर्जील के घर जाना है, लेकिन मैं बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहता। क्या किया जाए? मैंने जावेद से मशवरा करना मुनासिब समझा। बच्चों को गोरी के पास छोड़ जाते हैं, उसने कहा। नहीं, गोरी ने भी हमारे साथ चलना है। और वह चौंक कर मुझे देखने लगा। उसकी वजह मैं तुम्हें वहीं चलकर बताऊंगा, मैंने उसे समझाया। और नैमा बाजी भी हमारे साथ होंगी। मैंने अभी कोई जवाब न दिया था कि राधा ने मेरे कान में सरगोशी की कि फ़िलहाल नैमा को ले जाना मुनासिब नहीं। नहीं, नैमा को बाद में बुलाएंगे, मैंने कहा। ठीक है नैमा, बाजी को बच्चों के पास छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम सब शर्जील के घर की तरफ जा रहे थे और गेट पर पहुंचकर जावेद ने बेल बजाई और बड़ी बड़ी मूंछों और भारी भरकम चेहरे वाले चौकीदार ने खिड़की से झांक कर देखा। जावेद और आंटी पर नज़र पड़ते ही उसने सलाम किया और गेट खोल दिया। लेकिन वो बुरी तरह बुखलाया हुआ था और मुझे उसकी बुखलाहट का अंदाज़ा था। शर्जील ने सपना की मौजूदगी की वजह से चौकीदार को हदायत दी हुई थी
कि किसी को अंदर ना आने दे, पर आंटी को तो वो किसी तौर पर ना रोक सकता था। शर्जील के वालिदैन आजकल हज पर गए हुए थे और उधर साहब जी ये गुलछड़े उड़ा रहे थे और चौकीदार ने गेट बंद करके तेजी से हमारे आगे चलते हुए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बीबी साहब आप इधर बैठो, हम साहब को बताता है। और उसने अपने तई बड़ी दानिशमंदी दिखाई। मोहन सपना इसी समय शर्जील के कमरे में है, राधा ने मुझे बताया। और वह किस हालत में है, मैंने एहतियातन पूछा। जिस किस्म की वो औरत थी उससे किसी अच्छी बात की तवक्का नहीं की जा सकती। क्यों केवल प्रेम की बातें कर रहे हैं, राधा ने बताया और मैं मुतमईन हो गया। नहीं, हमें सीधा अपने साहब के बेडरूम में ले चलो। और मैंने चौकीदार से कहा और वह मुझे ना पहचानता था, इसलिए उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने नाखुशगवार नज़रों से मेरी तरफ देखा, लेकिन कोई सख्त बात कहने से गुरेज किया। इतना तो जानता था कि आंटी के साथ कोई अजनबी आदमी नहीं हो सकता। तुम लोग इधर बैठो, हम साहब को बुलाता है, उसने आंटी की तरफ देखते हुए हत्तल मकान नरमी से जवाब दिया। जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो, समझे। और साइमा ने उसे झिड़क दिया। उसके गुमान में भी ना था कि वो हराफा शर्जील के कमरे में है और फ़कत उसे हित्तक महसूस हुई थी और मुलाजिम होने के बावजूद वो अकड़ दिखा रहा है। राधा इस वक्त मुजस्समे हालत में हमारे साथ थी और चौकीदार ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राधा ने अपना कोमल हाथ उसकी तरफ करके झटक दिया और वह यकदम फिदवी बन गया और हमारी रहनुमाई शर्जील के कमरे की तरफ करने लगा। गोरी कभी बाहर ही बैठा रहने दो, उसे बाद में बुला लेंगे, राधा ने कहा। तुम इधर ड्राइंग रूम में बैठो, मैंने गोरी से कहा और उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन बगैर कुछ कहे चली गई। हम सब चौकीदार की मैयत में चलते हुए उस कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचे और जहां दो प्यार के पंछी दुनिया से बेनियाद होकर एक दूसरे में गुम थे। और मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और हम सब अंदर दाखिल हो गए। ये एक पुरतइश बेडरूम था और जिसे नाइमा ने बड़े अरमानों से सजाया था और शर्जील सोफे पर बैठा था, जबकि वह कताला आलम बेड पर नींद दराज थी और मुक्त सिर लबाद में उसका हसीन जिस्म छुपाए ना छुपता था। वाकई रहदा का कहना दुरुस्त था कि वह थी ही ऐसी कि इंसान उसे देखकर होशो हवास खो बैठे। और हमें देखकर दोनों बुरी तरह उछल पड़े और शर्जील का रंग फक हो गया। सबसे आगे मैं था और फिर आंटी और उसके बाद साइमा और जावेद, और सब हैरत से मुंह खोले देख रहे थे और उनके गुमान में भी ना था कि शर्जील ऐसी हरकत कर सकता है। शर्जील फौरन सोफे से उठ खड़ा हुआ। आप आंटी, उसके मुंह से बेमुश्किल निकला। और सपना बड़ी अदा से हम सबको देख रही थी और उसकी पोजीशन में कोई फर्क ना आया और जिससे उसके किरदार का पता चलता था, और वह नीम बात आंखों से हमें देख रही थी। सबको देखकर उसकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। शर्जील की ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं और वह बुरी तरह बुखला गया। सपना बड़ी अदा से लहरा कर उठी और अपने जिस्म को कुछ और नुमाया करके बड़ी नहूसत से बोली, आपको किसी की तन्हाई में आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए। उसकी डटाई पर साइमा का चेहरा गुस्से से अंगारा बन गया और करीब था कि वह कुछ बोलती। मैंने उसे इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। माजरत चाहते हैं और हमें मालूम नहीं था कि आप तशरीफ़ फरमा है, हम तो शर्जील से मिलने आए थे। आइए बैठिए फारूक भाई। और शर्जील ने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा और उसके हाथ ठंडे बर्फ हो रहे थे। उसके बाद उसने आंटी को आदाब कहा और जिसका उन्होंने कोई जवाब ना दिया और उनकी तीवरियां चढ़ी हुई थीं। जावेद भी गुस्से में भरा एक तरफ खड़ा था और साइमा कहर बड़ी नज़रों से सपना को देख रही थी। उसका बस न चल रहा था, वरना उसका मुंह नोच लेती। और मैंने सोफे पर बैठते हुए बड़े अखलाक से सपना को बैठने के लिए कहा। तशरीफ़ रखिए, आप खड़ी क्यों हो गईं? उसने बड़ी दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उठकर तपाक से उसके साथ मुसाफा किया और साइमा का चेहरा मज़ीद तप गया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं, कहर में भरी हुई एक तरफ बैठ गई। आपकी तारीफ। और सपना ने खमार आलूद नज़रों से मेरी तरफ देखा। खादम को फ़ारूक खान कहते हैं। और मैंने बड़े न्याज़मंदी से कहा और मुझे मालूम था कि मेरा ये अमल साइमा को एक आँख ना भाया होगा। उसने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं नरमी से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए एक सोफे पर बैठ गया। वो सुबह खरामे से चलती हुई दोबारा बेड पर जा बैठी और बाकी लोगों की तरफ उसने आँख उठाकर भी ना देखा था। शर्जील अभी तक नज़रें झुकाए खड़ा था। आंटी आप भी बैठें और जावेद तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। और वह किसी हद तक अपने असाब पर काबू पाने में कामयाब हो गया और मेरी सांस मुंह बनाए एक तरफ बैठ गई। और फ़ारूक भाई कब आए आप? उसने खसियाने अंदाज से पूछा। आज ही आया हूँ और तुमसे मिलने को दिल चाहा तो चला आया, पर शायद मैं मखल हुआ हूँ ना वक़्त। और मैंने सपना की तरफ देखा जो नीम बात आंखों से मेरी तरफ देख रही थी।
उसकी आंखों में वाकई शराब की सी मस्ती थी और उसके हुस्न का जादू ही किसी को पागल करने के लिए काफ़ी था। उस पर वो जंतर मंतर भी जानती थी और एतमाद उसका काबिल दी था और यूं अकड़ी बैठी थी जैसे वह इस घर की मालकन हो और हम सब उसके नौकर। हाँ, बाकियों की बेनिस्बत वो मेरी ज़ात में कुछ दिलचस्पी ले रही थी और उसकी आंखों में ख़ास चमक थी। वो हुस्न के सारे हथियारों से लैस थी और राधा एक कोने में खड़ी दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रही थी और फिर बादे की सबा की तरह चलती हुई वो मेरे करीब आकर बैठ गई। क्या विचार है ना सुंदर, और उसकी आंखों में शोखी थी। उसके हुस्न को फिर किसी वक्त देख लेंगे, अभी तो जिस काम से आए हैं उसे पूरा करना है। और मैंने दिल में सोच कर राधा को जवाब दिया और फिर शर्जील की तरफ मतवज्जा हुआ जो पाँव के अंगूठे से कालीन को खरीद रहा था। शर्जील, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और मैंने उसकी तरफ देखा। जी फरमाइए। और वह इब्तदाई झटके से संभलने के बाद अब काफ़ी हद तक नॉर्मल नज़र आ रहा था। मैंने एक नज़र सपना की तरफ देखा और जिसकी होंठों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट थी। फारूक भाई, मैं माजरत चाहता हूँ कि आपका तारफ़ कराना भूल गया और ये सपना है और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। और शर्जील मुझे सपना की तरफ देखते पाकर जल्दी से कहा, वाकई ये इसमें बामसम्मा है और इनको सपनों में देखना तो हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है। और मैंने होंठों पर बड़ी मीठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा और कमरे में सपना का मधुर कहका गूंज उठा और उसके मोतियों जैसे दांतों की चमक बड़ी ही मशहूर कुन थी। सैमा जो पहले तपी बैठी थी गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। जब आप लोग शेरो शायरी से फारग हो जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा। और वह तनतनाती हुई बाहर निकल गई और जावेद भी उसके पीछे चला गया। सपना ने हकारा से साइमा की तरफ देखा और फिर कंधे उचकाकर दोबारा नींद दराज हो गई और खूब खाई खेली हुई औरत थी। साइमा ने नावकत बाहर जाकर गलती की थी और सपना की तारीफ से मेरी वो मुराद ना थी जो साइमा समझ रही थी। मैं उसे अच्छी तरह घिसना चाहता था लेकिन साइमा से बर्दाश्त न हो सका। खैर, उसे बाद में बुलाया जा सकता था और मैं शर्जील की तरफ मतवज्जा हुआ। शर्जील, तुमने नाइमा के मतलब क्या सोचा है? मैंने संजीदगी से पूछा। फारूक भाई, मैं आंटी को बता चुका हूँ और पहले तो मैंने कोशिश की कि नाइमा इस बात पर राज़ी हो जाए कि मैं सपना से दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मेरे होते हुए तुम सपना को क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकते और हर शख्स को दूसरी शादी का हक हासिल है। मैं कोई गैर कानूनी या गैर शरई काम तो नहीं कर रहा हूँ। शर्जील ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा और दूसरी शादी की कानून और शरीयत में इजाज़त है, बल्कि दूसरी क्या तीसरी और चौथी की भी है। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम नाइमा को तलाक दे रहे हो। और मैंने मुलाइमा से पूछा। पहले तो मैं नाइमा की मिन्नतें करता रहा, लेकिन एक दिन उसने मेरी मौजूदगी में सपना की बहुत बेइज्जती की और हर किसी की इज्जत होती है फारूक भाई। अब सपना बज़िद है कि अगर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो फिर मुझे नाइमा को तलाक देना होगी। और इसमें भी गलती नामा की है। सपना ने पहले इस किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई थी, बल्कि उसकी आला ज़रफ़ी है कि उसने बड़े खुले दिल से इस बात को कबूल कर लिया था कि ठीक है, मैं नाइमा के होते हुए तुम्हारे निकाह में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नाइमा ने एक दिन मुलाजमों के सामने सपना को बहुत बुरा भला कहा, बल्कि कुछ अल्फाज ऐसे भी कहे जो मैं आंटी के सामने दोहरा भी नहीं सकता। और उसने वजाहत से सारी बात बताई। अब मोहतरमा सपना साहबा का क्या ख्याल है? मैंने उसकी तरफ देखा और वह अब भी हसीन मुस्कुराहट होंठों पर चिपकाए यकटिक मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी के आसार साफ नजर आ रहे थे, बल्कि इतने वादा थे कि शर्जील ने भी महसूस किया और उसके माथे पर बल पड़ गए। अब सपना इस बात पर राजी नहीं, शर्जील ने आहिस्ता से कहा। क्यों सपना साहबा? और मैंने मुस्कुराकर सपना की तरफ देखा। उसके खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। अगर आपका हुक्म हो तो मैं अब भी उस बात पर कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। उसने अपनी मखरूती उंगली का रुख मेरी तरफ किया और मैंने देखा कि शर्जील के माथे की तेवड़ियाँ गहरी हो गई थीं, लेकिन वो खामोश रहा। बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए नाइमा के लिए घर छोड़ दें तो मैं बहुत ममनून होगा। मैंने मतानत से कहा। ये तो खैर मुमकिन नहीं। उसने बड़ी अदात से माथे पर आई हुई जुल्फ़ों की लट को पीछे झटका और मैंने राधा की तरफ देखा। गोरी को अंदर बुला लो, और राधा ने कहा। और मैंने जावेद को आवाज़ दी और वह फ़ौरन ही अंदर आ गया और साथ में साइमा भी थी और शायद दोनों बहन भाई दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। बाहर से गोरी को बुला लाओ, मैंने कहा। और इस दौरान मेरी सास बिल्कुल खामोश बैठी रही और थोड़ी देर बाद जावेद गोरी को लेकर आ गया। सपना और गोरी को देखकर बुरी तरह चौंक गई, बल्कि कहना चाहिए कि जो चौकन्नी हो गई। गोरी ने हर से सबको देखा और परेशान सी एक तरफ खड़ी हो गई और जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई
उसकी सरासीमा नज़रें बार बार आंटी की तरफ उठती और झुक जाती। बैठ जाओ, मैंने एक सोफे की तरफ इशारा किया और वो सोफे के किनारे पर टिक गई। सपना तेजी से नॉर्मल हो गई और उसकी नज़रें एक बार फिर मुझ पर टिक गईं। ये उल्टा भी तुम्हारी सुंदरता पर रिझ गई है और मालूम है इसके इस समय इसके मन में क्या है। और राधा ने जल कर कहा। और साइमा की बात, अब राधा भी इस बात से चिढ़ गई थी कि सपना बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। साइमा के बाद तुम कहीं नाराज होकर बाहर ना चले जाना, वरना मेरी खैर नहीं। और मैंने छेड़ा और जिसे राधा ने समझकर तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कहीं तुम्हारे मन को बात तो नहीं गई? तुम दो क्या कम हो कि एक और बला को अपने सर मुंड लूं। और मैंने शोक नज़रों से राधा की तरफ देखा। मैं बाहर अपने दाएं तरफ देख रहा था, लेकिन मेरी नज़रें राधा पर थीं और राधा के गुलाब की पंखड़ियों जैसे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। और फिर अचानक मैंने उसे बुरी तरह चौंकते देखा और कुछ देर वह खला में देखती रही और फिर आंखें बंद कर लीं और मैं भी चौंक गया। राधा पूरी तरह आंखें बंद किए खड़ी थी और सब मेरे बोलने के मुंतज़िर थे। मैं राधा के बोलने का, और थोड़ी देर बाद राधा ने आंखें खोली जो अंगारों की तरह दहक रही थी। क्या बात है राधा? और मैंने उसकी तरफ देखकर दिल में सोचा, खेल शुरू होने वाला है और जावेद से कहो कि वो जाकर नईमा को भेज दे और खद तुम्हारी सुल्तान के पास बैठ जाए। उसको सख्ती से समझा देना कि वो इन कमरों से बाहर ना निकलने दे और मैं 2 पल में आती हूँ। और कुछ पर बंद करना है। और उसके साथ ही वो मेरी नज़रों से उजल हो गई। मैंने जावेद को अपने पास बुलाकर उसे समझा दिया कि मैं क्या चाहता हूँ और उसी वक्त चला गया। कमरे में गहरा सकूत छा गया और शर्जील मेरी तरफ देख रहा था कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन जब तक राधा ना आ जाती मैं कुछ भी ना कह सकता था। ना जाने उसने क्या खतरा महसूस किया था कि वो चली गई और अंदर से मेरा दिल डर भी रहा था और कहीं पहले की तरह राधा ना आ सकी तो क्या होगा। लेकिन दिल कड़ा करके बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वह वापस आ गई और मेरी जान में जान आई। मोहन, कुछ समय के लिए सपना को अपनी बातों से उलझाए रखो, उसने आते ही हदायत की। वो कुछ परेशान और उलझी हुई दिखाई दी। और मैंने सुना है कि आपको कुछ जादू टोने में भी दिलचस्पी रखती हैं। मुझे कुछ और ना सूझा तो ऐसे ही मैंने सपना से एक सवाल कर दिया, फारूक भाई कैसी बातें कर रहे हैं? और कहाँ सपना जैसी तालीम याफ्ता खातून और कहाँ जादू टोने? और ये तो जाहलों के ढकोसले होते हैं। और शर्जील ने इस तरह कहा जैसे मैंने नहायत अहमकाना बात कह दी हो। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो? और सपना ने बड़े तीखे लहजे में सवाल किया। और चौंका सवाल पहले मैंने किया था, इस लिहाज से अखलाकन मैं जवाबदान सुनने का हकदार भी पहले हूँ। और मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मैंने कुछ अरसा हिंदुस्तान में गुजारा है और इस दौरान एक जोगी से 2 लफ्ज़ सीख लिए थे। उसने बेपरवाही से कहा, लेकिन आप पर मैं जादू कतन नहीं करूँगी क्योंकि आपके लिए मेरे हुस्न का जादू ही काफ़ी है। और उसकी बात ने सबको हैरान कर दिया। और तो और शर्जील का मुंह भी खुले का खुला रह गया। उसे अंदाज़ा ही ना था कि सपना इस कदर बेबाकी से उसके सामने ऐसी बात कह देगी। और फिर भी उसने खजालत मिटाने की खातिर कहा, सपना बहुत बदजिल्ला जंज वाक़या हुई हैं। और फिर बड़े लाड से उसे देखा। सपना हर किसी में हिस्से ज़राफ़त इतनी नहीं होती। और खान भाई एक सीधे साधे यंग ऑफिसर हैं जिनका सारा वक्त फ़ाइलों को देखते और उन पर दस्तखत करते गुजरता है। क्यों फारूक भाई? उसने आखिरी फिक्रा मेरी तरफ देख कर कहा। मैंने कुछ कहने से पहले साइमा को नज़रों में तंबीह की कि वह बिल्कुल खामोश रहे। और इससे पहले कि मैं शर्जील की बात का जवाब देता, सपना ने शरारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। खैर इतने भी सीधे नहीं हैं, बहुत गहरे इंसान हैं। और क्या आप मुझे अपना हाथ दिखाएंगे? दरअसल मुझे थोड़ा बहुत शगफ पामिस्ट्री से भी है। और वह एक अदा से लहराती हुई उठी और मेरे करीब आकर सोफे पर बैठ गई। और बैठते हुए उसने अपने और मेरे दरमियान कोई ज़्यादा फासला न रखा था। और अगर मैंने साइमा को इशारा ना किया होता तो शायद वो उठकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती और वह चुपचाप बैठी रही। लेकिन उसका चेहरा किसी तनूर का मंजर पेश कर रहा था। मैंने राधा की तरफ देखा और वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी। और एक लम्हे के लिए उसने आंखें खोलकर मुझे इशारे से उसे हाथ दिखाने के लिए कहा और फिर आंखें बंद करके पढ़ने लगी। मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर दिखाई देता, वरना राधा ने तो कालिदास जैसे ताकतवर इंसान को 1 मिनट में ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपना हाथ सपना के सामने कर दिया। उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने नर्मो नाजुक हाथ में थाम लिया और मेरे बदन में बिजलियां सी दौड़ने लगीं। उसका हाथ तप रहा था और वो मखमूर निगाहों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरी हथेली पर अपनी नज़रें जमा दी। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई और वो गौर से मेरा हाथ देख रही थी।
और कभी कभार वो नज़रें उठाकर अपनी बड़ी बड़ी हसीन आंखों से मुझे देखकर मुस्कुराती और फिर आंखें हथेली पर मरकूज कर देती। साइमा पीछो-ताप खा रही थी और सब खामोश बैठे थे। आंटी के चेहरे पर भी नागवारी के तासरात थे। अगर जावेद ने उन्हें प्यार के साथ मेरे सलूक के बारे में बताना दिया होता तो शायद वो कत्तन इस बात को पसंद ना करती। और करीबन 10 मिनट बाद सपना मेरे हाथ को देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर छोड़ दिया। कुछ मुझे तो बताएं कि आपको क्या पता चला और मेरे हाथ की लकीरों में क्या लिखा है, और मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा। खान साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब के सामने करने वाली नहीं होती। मसलन शकुंतला, उसने मैंने खेर नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसका ख्याल था कि मैं घबरा जाऊंगा। बहरहाल वो कुछ न कुछ जानती ज़रूर थी, वरना उसे क्या मालूम होता कि शकुंतला का क्या मामला है। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि बाहर शोर सुनाई दिया और कोई ज़ोर से बोल रहा था कि चौकीदार शायद उसे आने से रोक रहा था, और एक भारी सी आवाज़ आई, मुझे जाने दे, और सुनता है मुझे जाने। और जवाबन चौकीदार ने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। और अभी शर्जील उठने का इरादा कर ही रहा था कि दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक काला भज्जंग शख्स अंदर घुस आया, और वो इस कदर स्याह था जैसे तवा, और जिस्म पर उसने काले स्याह लिबास पहन रखा था जो एक कुर्ते और धोती पर मुश्तमिल था। उसकी शक्ल इस कदर मकरू थी कि वो एक बार देखकर दूसरी बार उस पर नज़र डालने को दिल ना करता, और ऊपरी होंठ कटा हुआ था और सामने के ऊपर वाले दांत काफ़ी बड़े और मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसने दोनों कलाइयों में काफ़ी सारे लोहे के कड़े पहन रखे थे और हाथ हिलाने के साथ बुरी तरह झंझना उठे। स्याह चेहरे पर उसकी लाल सुर्ख आंखें उसे काफ़ी डरावना बना रही थीं, और उसने सबसे पहले सपना पर नज़र डाली और पूछा, तू ठीक तो है ना, और किसी ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? और सपना की आंखें में उसके लिए अजनबियत थी, लेकिन वो उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रही थी। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू ठीक तो है ना? उसने सपना को खामोश पाकर दोबारा पूछा, और राधा बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। मुझे क्या होना है और तुम कौन हो? और सपना ने जवाब देकर सवाल किया, मुझे मेरे दोस्त ने तेरी हिफाजत के लिए भेजा है। और उसने हम सब पर नज़र डालकर कहा, और अचानक उसकी आंखें चमकने लगी और वो बड़ी दिलचस्पी से उस तरफ देख रहा था जहां राधा खड़ी थी। अच्छा, तो ये बात है। और उसके कटे हुए होंठ मुस्कुराकर भयानक मंजर पेश करने लगे, और साइमा मुंह दूसरी तरफ फेर कर खड़ी हो गई थी। आ चल, उसने बेपरवाही से एक नजर राधा पर डालकर कहा, और सब इस बात पर हैरान थे कि सपना ने उसे देखकर ना तो नफरत का इजहार किया था और ना उससे ज़्यादा सवाल जवाब किए थे। कहाँ? ये न पूछ, तू नहीं जानती कि तू इस वक्त किस मुसीबत में फंसने जा रही थी, और ये तो मैं बर वक्त पहुँच गया, नहीं तो तू बर्बाद हो जाती। और वह नंगे पाँव था। कीमती कालीन उसकी गंदगी से लथड़े पाँव से खराब हो चुका था। कौन हो तुम, और सपना को कहाँ ले जाना चाहते हो? और शर्जील जो हैरान शशदर खड़ा था, उसने काले भज्जंग से पूछा, और उसकी लाल अंगारा आंखें शर्जील पर टिक गईं। नादान छोकरे, तू नहीं जानता कि तेरे आस्तीन के सांप ही तुझे डसना चाहती हैं, और मैं इस वक्त इससे ज़्यादा तुझे कुछ नहीं बता सकता। और मेरा दोस्त वापस आ जाए फिर देख लूँगा। उसने मेरी और राधा की तरफ देखकर बड़े हकारत से कहा, चल जल्दी को, और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, और मैं एक बहुत ज़रूरी काम छोड़कर तुझे लेने आया हूँ। और इस बार वो सपना से मुखातब हुआ। सपना कुछ देर गोम गो की कैफियत में खड़ी रही और फिर किसी फैसले पर पहुंचकर बोली, शर्जील, मैं जा रही हूँ और कल आऊँगी, और जब तक तुम इनके साथ अपने मामला तय कर लो, और अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं। और इतना कहकर उसने एक नज़र काले भज्जंग पर डाली और बाहर की जनब कदम बढ़ा दिए। मोहन, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपने अंदर आने दो, और तुमसे ये मामला संभाला नहीं जाएगा, और ये पापी बहुत कुछ जानता है। कालिदास ने इसकी सहायता की विनती की है, और राधा ने एक अजीब सी फरमाइश की। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मैंने सोच के जरिए कहा। तुम केवल इतना कह दो कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर लो। और राधा ने जल्दी से कहा, और वह बराबर सपना और उसके काले पर नजर रखे हुए थी। लेकिन सपना, और मेरे मुंह से औरत की आवाज़ और हिंदी के अल्फाज निकलेंगे तो ये लोग काम क्या क्या कहेंगे। मैं ध्यान रखूंगी, तुम चिंता ना करो, उसने मुझे तसल्ली दी। ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। और मुझे और तो कुछ समझ ना आया, लेकिन मौका की नज़ाकत के लिहाज से मैंने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। और अचानक राधा मेरी नज़र से उजल हो गई, और उसके फ़ौरन बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे गर्म हवा का झोंका मेरे जिस्म में दाखिल हो गया हो, और मेरा जिस्म कपकपा उठा और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, ये इतना आसान नहीं बेवकूफ़। और तेरा ख्याल है कि मैं यहाँ जक मारने आया हूँ? और मैं जैसे खुद पर इख्तियार रखे बैठा था, और मेरे अंदर राधा बोल रही थी, और एक नज़ारा उसका मैं पहले भी देख चुका था, जब राधा मोमना के जिस्म में दाखिल होकर मेरे साथ हम कलाम हुई थी।
इतना सुनना था कि काला भज्जंग बिजली किसी तेजी से मुड़ा और उसके बदनुमा कटे हुए होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। तू मुझे रोकेगा और जानता है मैं कौन हूं, और मुझे खेडू चोहड़ा कहते हैं, और चोहरे जो पहले ज़माने में लोगों के घरों से गलादत उठाया करते। वो बड़ी हकारत से बोला और सपना का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। यक बीक मेरा हाथ उठा और सपना एक चीख मारकर नीचे गिर गई। उसकी आंखें चढ़ गईं और हाथ पांव बुरी तरह मुड़ गए थे और उस मछली की तरह तड़प रही थी जिसे पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया हो। काले की आंखों की सुर्गी मजीद बढ़ गई। तुम सब कमरे से बाहर चले जाओ। और अचानक मेरे मुंह से निकला और मुखातब साइमा, आंटी और गौरी वगैरह थी। साइमा के अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन वो बगैर कुछ कहे सब के साथ बाहर जाने लगी। तो मैंने कहा, अगर जावेद नाइमा को ले आया तो उसे अंदर भेज देना। उसने सर हिलाया और बाहर चली गई। और मैं क्या, मेरे अंदर राधा बोल रही थी। उनके जाने के थोड़ी देर बाद नाइमा अंदर आ गई और शर्जील हैरत से मुंह खोले सब कुछ देख रहा था। आज मैं तुम्हें इस हसीन बला के काले करतूत दिखाऊंगा और जिसे तुम अपना सब कुछ बनाए बैठे हो। इस नागन की खातर अपनी वफाश आर और प्यारी बीवी को ठुकरा रहे हो। और मैंने सपना की तरफ इशारा करके शर्जील को मुखातब किया। वो थूक निकल कर रह गया और सपना अभी तक तड़प रही थी। खेडू चोहरे के चेहरे पर कश्मकश के आसार थे और वह कोई फैसला न कर पा रहा था। और बिल आखिर उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरा तुम्हारा कोई बराह रास्त झगड़ा नहीं, और मेरे दोस्त ने कुछ अरसे के लिए इस छोकरी को बतौर अमानत मेरे सपुर्द किया है, और जब तक वो ना आ जाए मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और मैं तुझसे सिर्फ इतना कहता हूं कि उसके आने तक छोकरी को मुझे ले जाने दो, और बाद में तुम इसके साथ क्या करता है मुझे उससे कोई परवाह नहीं। और मैंने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और फिर मुंह से निकला, मैं भी तुम्हारे जैसे जी इल्म के साथ जंग करना नहीं चाहता, लेकिन इस लड़की को जब तक उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती तुम इसे नहीं ले जा सकते। और दूसरा, उसे यह भी वादा करना होगा कि ये दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी और अपने नापाक अज़ैम लेकर हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएगी। मैंने काले से कहा। वो कुछ देर खड़ा हों चबाता रहा, फिर बोला, ये वादा मैं कर सकता हूँ और मेरे दोस्त की आने तक ये दोबारा इस घर में नहीं आएगी, लेकिन इसके आने के बाद ये क्या करती है या तुम क्या करते हो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। और क्या दोस्त की रट लगा रखी है और सीधी तरह उस मनहूस कालीदास का क्या नाम क्यों नहीं लेता। और मैंने गज कर कहा और वो बुरी तरह चौंक गया। तुम्हारा क्या ख्याल था कि वो बदबख्त मुझसे छुप जाएगा? मैं तो शिद्दत से उसके दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि वो जंका न मर्द अपने दायरे से निकले और मैं उसकी कब्र में उसे उतार दूं। और मेरी धाड़ कमरे में गूंज उठी। उसके आने के बाद तू उसे कब्र में उतार दिया तो वो तुझे और उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं सिर्फ उस वक्त तक इस लड़की को बचाऊंगा जब तक वो आ नहीं जाता। और उसने बड़े अटल लहजे में कहा, तुम इस लानती की मदद क्यों कर रहे हो? तुम नहीं जानते वो कितना शैतान सिफत है। मैंने गुस्से से कहा। उसने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और मैं किसी सूरत इस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। और मैं एक बार फिर तुझसे कह रहा हूं कि बाज आ जा, नहीं तो बाद में मुआफ़ी मांगता रहेगा, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूंगा। उसने कहर बार नज़र मुझ पर डाली। नाइमा तस्वीर हैरत बनी एक तरफ खड़ी थी और सपना बेसुध कालीन पर पड़ी थी। तड़पना तो उसने बंद कर दिया था, लेकिन उसके मुंह से कराहें निकल रही थीं। उठ छोकरी, और खेडू ने उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया, और जैसे ही खेडू का हाथ सपना के हाथ से लगा वो भली चंगी होकर खड़ी हो गई और अब वो नफरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं जा रहा हूं, और अगर इस बार तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, लेकिन राधा उसे जाने कैसे देती, ये कैसे मुमकिन था। और मेरा हाथ खुद ब खुद उठा और उसके पाँव की तरफ करके झटक दिया। लोहे का बारीक कड़ा खेडू के दोनों पाँव के गिर्द पड़ गया और वह धड़म से कलीन पर गिर गया। लेकिन गिरते ही बिजली किसी तेजी से उठकर खड़ा हो गया और उसके कटे हुए होंठ हरकत करने लगे। और अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में आग भड़क उठी हो और मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। और शर्जील और नैमा ने चौंक कर मुझे देखा और केवल एक पल के लिए सहन कर लो मेरे मीत। और राधा की आवाज़ मेरे कान में आई और अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, और यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे तपते हुए तनूर में डाल दिया हो। और राधा फौरन मेरे जिस्म से निकलकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसके निकलते ही मेरा जिस्म पुरसकून हो गया और राधा की आंखों में आग भड़क उठी थी। उसने कहरबार नज़रों से खेडू की तरफ देखा और फिर किसी बगुले की तरफ घूमती हुई खेडू की तरफ बढ़ी और उसके अंदर समा गई। और दूसरे ही लम्हे वो किसी ज़िबा किए हुए बकरी की तरह टकराया और ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा।
उसके हाथ पांव ईंट गए और दोनों हाथों से गला पकड़े बुरी तरह डकरा रहा था और जैसे कोई उसका गला काट रहा हो। उसके मुंह से खून की धार निकलकर कालीन में जज्ब होने लगी और सपना खौफजदा होकर एक तरफ खड़ी थी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था। मुझे माफ कर दो। और खेदू के मुंह से अल्फाज में मुश्किल निकले और खून मसलसल उसके मुंह से जारी था और थोड़ी देर बाद राधा उसके जिस्म से निकल आई। तूने मेरे मोहन को कष्ट दिया, तुझे क्षमा कर दूं, और यदि कोई मेरे प्रीतम को बुरी नज़र से देखे तो मैं उसे संसार से पुरलोक भेज देती हूं। और तूने घूर पाप किया है, तू क्षमा के युवक नहीं। और राधा की कहर बाद आवाज़ आई और सिर्फ मुझे और खेदू को ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसे वो चाहती वही उसकी आवाज़ सुन पाता। नैमा और शर्जील फटी फटी आंखों से खेदू की तरफ देख रहे थे और जो दोनों हाथों से गला पकड़े बेसुध पड़ा था। राधा ने मेरी तरफ देखा और वह मेरी मर्जी मालूम करना चाह रही थी। मैंने दिल ही दिल में से कहा कि अगर इसे मारना ही है तो यहाँ से काम ना करना और कहीं ये लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। चिंता न करो मोहन, मैं इस दष्ट का क्रियाक्रम किसी और संतान पर करूंगी। और राधा ने मुझे तसल्ली दी और फिर हाथ उसकी तरफ करके झटक दिया। अचानक खेदू चूहरा उठकर बैठ गया और खून की एक लकीर अब भी उसके होंठों से जारी थी। वो दाएं हाथ से अपना गला सहला रहा था और उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। सब गुरूर व तंता गायब हो गया और उसने फरियादी नजरों से राधा की तरफ देखा और कपकपाते हाथ उसके सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो और आइंदा मैं कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। और तुम जानो और ये लड़की और मेरी जान बख्शी कर दो और मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा। और वह बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया और चौंका राधा मेरे साथ खड़ी थी, इसलिए सब समझे कि खेदू मुझसे माफ़ी मांग रहा है। और सपना और गोरी के रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुके थे। यदि जीवन चाहता है तो तुरंत भाग जा। और राधा ने नफरत से उस पर थूक दिया और इतना सुनना था कि वह सर से पांव पर पकड़ कर गिर गई। वो सर पर पांव पर गिर गई और अचानक वो लड़खड़ाई और दोनों हाथों से सर को थाम लिया और आयदा आहिस्ता से चलती हुई उसके पास चली गई और अपना हाथ उसके सर पर फेरा। उसके बाद वो गोरी के पास आई और उसके साथ भी वही हरकत दोहराने के बाद आकर मेरे पास खड़ी हो गई। मोहन, गोरी से कहो कि वह सब कुछ बता दे, नहीं तो उसका हाल भी खेदू जैसा ही होगा। और मैं समझ गया कि राधा क्या चाहती है और मैंने गुस्से से गोरी की तरफ देखा और जिसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। जो चख तूने आज तक सपना के कहने पर किया है सब कुछ सच 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 बता दे, नहीं तो। और जो हाल मैंने इस काले भजन का किया है उससे भी बुरा हाल मैं तेरा करूंगा। और वो लर्जने लगी। मैं सब कुछ बता दूंगी और खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। और वो हाथ जोड़कर बोली, साथ ही रोने लगी। और मैंने राधा के कहने पर साइमा वगैरह को भी अंदर बुला लिया और गोरी किसी बरे हुए टेप रिकॉर्ड की तरह बजने लगी कि किस तरह सपना बीबी ने उसे तावीज़ लाकर दिए और जो वो नैमा बाजी को चाय और दूध वगैरह में पिलाती रही। और सपना बीबी ने कहा था कि जब नैमा बाजी मर जाएगी तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी। और इतना कहकर वो खामोश हो गई। बोलती है या फिर? और मेरी गजदार आवाज़ सुनकर वो लर्जने लगी। सपना बीबी ने कहा था कि जब मैं शर्जील बाबू से शादी कर लूँगी तो कभी कभी रात को मैं तुम्हें भी शर्जील बाबू के कमरे में भेज दिया करूँगी। और गोरी ने झिझकते हुए बता दिया और शर्जील का चेहरा खिफ़त से सुर्ख हो गया। नाइमा और साइमा ने जल्दी से दो पट्टों में मूंछ पा लिए और सपना का रंग धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुका था और वह पास पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गई। सुन लिया तुमने? और मैंने हैरत से मुंह खोले शर्जील को मुखातब किया। फारूक भाई, मैं क्या कहूँ, मेरी तो अकल खबत हो चुकी है। और फिर वह सपना से मुखातब हुआ। सपना, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? और ये सब कुछ तुमने क्यों किया? और उसके चेहरे पर दुख और तासुफ के गहरे बादल छा गए। सपना नजरें नीची किए बैठी थी और उसका सारा तंता खत्म हो चुका था। अपने हाथों की उंगलियों को मसलते हुए वो शर्जील की तरफ देखती रही और फिर मुंह नीचे कर लेती। उस उल्टा के कारण कई घर बर्बाद हुए हैं और नसीम नामी एक नारी के पति को उसने अपने मंत्रों से ऐसा बेबस में किया कि वो सारा धन उस पर लुटा बैठा। और केवल यही नहीं, उस उभागी ने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। उस दुखियारी ने अपनी कोमल सुपुत्री को हत्या करके आत्महत्या कर ली। और राधा ने मुझे मालूमात पहुंचाई। तुम्हारी वजह से कितने घर बर्बाद हुए और कितनी औरतों ने खुदकुशी कर ली और तुम एक डाइन हो और तुम्हें माफ़ करना इंसानियत पर जुल्म। और मैंने नफरत भरी नज़रों से सपना पर डाली। नसीम नामी वो औरत तुम्हें याद होगी जिसके शोहर को तुमने अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उससे सब कुछ लूटने के बाद उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी थी। और उस बेचारी ने उस गांव में अपने हाथों से अपनी नन्ही सी बेटी को मार कर खुदकुशी कर ली। और याद है या भूल गई?
तुम्हारी गहनाओं की फहरिस्त खासी तवील है और मैंने तो सिर्फ एक वाकया बताया है। और वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और उससे ज्यादा हैरान शर्जील था। इस पापा ने तुम्हारे शरीर को अपने पलीद हाथों से छुआ था और इस कारण राब तो इसे अवश्य मिलेगा। और राधा को अपनी जलन सताए जा रही थी। फिर क्या इरादा है? और मैंने सोच के जरिए राधा से पूछा। देखते जाओ। और राधा चलती हुई सपना के पास खड़ी हो गई और मैं समझ गया कि वह सपना को कुछ सजा देना चाहती है और सैमा को खुश करने का ये एक अच्छा मौका था। तुमने अपने गंदे हाथों से मेरा हाथ थामने की जुर्रत की थी और क्या समझी थी कि मैं भी दूसरों के अहमकों की तरह तुम पर रीझ गया हूँ? और मेरी बात सुनकर शर्जील का चेहरा सुर्ख हो गया और मैंने डायरेक्ट उस पर चोट की थी। तुम्हें इस गुनाह की तो सजा जरूर मिलेगी। और मैंने किन अखियों से साइमा की जानब देखा और जिसका चेहरा खुशी और फख्र से चमक रहा था। राधा मेरी चालाकी समझ गई थी और उसके गुलाबी लबों पर मैंने खेद मुस्कुराहट आ गई। उसने सपना का हाथ पकड़ लिया और मेरी बातों से पहले ही डरी बैठी थी और बुरी तरह चौंक कर अपने हाथ को देखने लगी जो किसी नादीदा गिरफ्त में आ गया था। और मेरी आंखों के सामने थानेदार वाला वाकया घूम गया जब राधा ने उसका हाथ पकड़ा था और उसका खूबसूरत हाथ अंगारे की शक्ल इख्तियार कर गया था और जिससे थानेदार के जिस्म को आग लग गई थी। मैं लर्ज गया और राधा की आंखों से कहर टपकने लगा और मैंने जल्दी से राधा की तरफ देखा। राधा, ध्यान रखना और साइमा के घर वालों के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। और मैंने सोच के जरिए उसे मुखातब किया। उसने मेरी तरफ देखकर मुतमिन होने का इशारा किया और अचानक सपना अपना हाथ झटकने लगी और वो बुरी तरह चीख रही थी। सब की आंखें हैरत और खौफ से फट गईं और सपना के हाथ पर मोटे मोटे आबले पड़ चुके थे और उसके खूबसूरत शिफाफ हाथ पर बदनुमा दागदार आबले निकल आए। और राधा एक तरफ खड़ी दिलचस्पी से सपना को देख रही थी। अचानक सपना मेरे कदमों में गिर पड़ी और मैं बुरी तरह बुखलाकर पीछे हट गया। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हाय मैं मर गई, मुझे माफ़ कर दो और मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और राधा के होंठ हिले। उसने कुछ पढ़कर सपना पर फूंक दिया और मैंने देखा कि सपना किसी मामूल की तरह उठी और जाकर नईमा के कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो नईमा, और मुझसे बड़ी भूल हुई और मैंने तुम्हारे खामंद पर जादू करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। नाइमा जल्दी से पीछे हट गई और राधा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सबसे ज़्यादा खुशी साइमा को हो रही थी। और सपना उठकर दोबारा मेरे पास आ गई। Come and fly away